दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, कक्षा 10th का वीडियो है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीडियो दोस्तों। और ये हमारा 5वां वीडियो दोस्तों सीरीज़ का, यानी 4 वीडियो। एक वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डालता हूँ, यानी मैं 4 वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन पहले डाल चुका हूँ। और दोस्तों एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको 3 से 4 नंबर आपके ईजिली कवर होंगे। तो अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करें और ज़रूर वो 4 वीडियो देखें दोस्तों, ताकि वहाँ से आपको लगभग नहीं, अगर अपन कम भी माने तो 3 4 जा 12, मतलब 12 से 15 नंबर लगभग आपके आराम से कवर करेंगे वो वीडियो। क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बताया हुआ है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो ये हमारा 5वां वीडियो है, 5 नंबर में 5 क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसमें। इसमें से आपके मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम तो 4 या 5 भी कह सकते हैं, इतना आपको बैठ सकता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दोस्तों आंसर है, किसी गाइड में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, देख सकते हैं, गठबंधन सरकार 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट? ठीक है, तो गठबंधन सरकार किसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में? चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में मैं आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, जब किसी एक पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत किसको कहते हैं दोस्तों? दो पार्टियां जब चुनाव लड़ती है, वोट डाले जाते हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं उससे बहुमत हासिल होता है, उसी को हम बहुमत कहते हैं। ज़्यादा वोट मिलना बहुमत कहलाता है। ठीक है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है ना, अगर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। ठीक है, मान लीजिए चुनाव हुआ और मान लीजिए 3 पार्टियां हुई है खड़ी। 3 में से मान लीजिए कि कोई किसी एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिला, है ना, 3 या 4 पार्टियां, किसी एक को बहुमत नहीं मिला, तब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके आपस में जो है सरकार का निर्माण करती है। इसी को अपन गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, साझा सरकार भी कहते हैं इसको दोस्तों हिंदी में, याद रखिएगा, साझा सरकार, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी, है ना, इन द इलेक्शन, देन 2 और मोर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। इसी को हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेजोरिटी होनी चाहिए दोस्तों, है ना, मेजोरिटी अगर नहीं मिलती है तो फिर जो 2 पार्टियां मिलकर बनाती है उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आपको अंतर लिखना है दोस्तों। एक तो सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर, और एक है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। चलिए आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर बनेगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण और स्वामित्व, नियंत्रण भी, है ना, और स्वामित्व भी, ऑनरशिप और कंट्रोल, दोनों किसके पास होता है दोस्तों? सरकार के पास होता है। जबकि ये मैं टेबल बना के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ से टेबल बना सकते हैं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर। निजी क्षेत्र का स्वामित्व निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के पास होता है, या तो निजी व्यक्ति के पास होगा या निजी कंपनी के पास, या फिर व्यक्तियों के समूह के पास भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे दोस्तों, देख लीजिए। द पब्लिक सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, फिर निजी का है प्राइवेट सेक्टर का, वाइल द प्राइवेट सेक्टर इज ऑनर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, है ना, या तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का होगा या फिर किसी कंपनी का होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपका देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य जन कल्याण है। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? जन कल्याण, यानी लोगों की सेवा करना होता है दोस्तों। ठीक, जबकि निजी क्षेत्र में क्या होता है? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसे, देख सकते हैं स्क्रीन पर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ऑब्जेक्टिव की जगह आप पर्पस भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके यानी फ़ायदा हो सके, उसके बारे में ध्यान देते हैं दोस्तों निजी सेक्टर। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में अधिक सुरक्षा होती है। सार्वजनिक मतलब वही सरकारी, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरियों में अधिक सुरक्षा होती है, मतलब सिक्योरिटी होती है दोस्तों जॉब की। जबकि प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, जबकि निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा जो होती है कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में जो है आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। जॉब्स इन द पब्लिक सेक्टर जनरली ऑफर ग्रेटर सिक्योरिटी, है ना, ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। वेयर इज जॉब सिक्योरिटी इज लोअर देन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सार्वजनिक क्षेत्र में वित्त की व्यवस्था, वित्त यानी अर्थ यानी पैसा, तो वित्त की जो व्यवस्था है वो सरकारी बजट के माध्यम से होती है। आपको पता होगा आज ही बजट पेश हुआ है और
ये पहली बार हुआ दोस्तों कि जब रविवार के दिन बजट आया है। ठीक है, तो बजट जो पेश होता है उसमें सरकार अपनी घोषणा करती है कि हम इतना पैसा इस सेक्टर में खर्च करेंगे आने वाले साल में। ठीक है, और दोस्तों जो सरकारी सत्र होता है वो पूछा गया है, याद रखिएगा, 31 मार्च को ख़त्म होता है और 1 अप्रैल को शुरू होता है। दोस्तों याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो सार्वजनिक क्षेत्र में वित्त की व्यवस्था जो है सरकारी बजट के माध्यम से होती है, जबकि निजी क्षेत्र में वित्त की व्यवस्था व्यक्तिगत या फिर निजी निवेश से की जाती है। या तो व्यक्तिगत निवेश से या फिर निजी निवेश से की जाती है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। देखिए, द पब्लिक सेक्टर इज फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट बजट while the private sector is financed through individual और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो चुका है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर मैं बता चुका हूँ आपको। और थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं दोस्तों इस चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। और दोस्तों इसमें मैं जैसा कि आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। चलिए 23 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन और सीरीज का 23वां क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है और सन लिखे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था। तो ये 1986 में लागू किया गया था। ओके, और एक आपको ये कोपरा के नाम से देगा, COPRA। इसका फुल फॉर्म क्या है ना, मेचअप में भी दे सकता है, वन वर्ड में भी पूछ सकता है। तो इसको तो बोलते हैं दोस्तों C फॉर कंज्यूमर, CO का मतलब कंज्यूमर है ना, फिर PR का मतलब प्रोटेक्शन और A का मतलब होता है एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन सकता है कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कौन सा नियम बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और कब बनाया गया है, तो 1986 में। यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक, यह एक ऐतिहासिक कानून है। ठीक है, ये बनाया गया है, एक ऐतिहासिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उपभोक्ताओं को शोषण, मिलावटी उत्पादों और खराब सेवाओं से बचाना। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव वन वर्ड में बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना, मतलब ठगी से बचाना, मिलावटी उत्पादों से बचाना और खराब सेवाओं से भी बचाना। चलिए इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। इज अ लैंडमार्क लॉ इनेक्ट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए ये बनाया गया है दोस्तों। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ से है ना, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब दोस्तों यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो गरीब जो ग्राहक होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, उनको ठगने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण कहते हैं, उपभोक्ता शोषण। जैसे कम वजन तोल के शोषण करना यानी एक्सप्लॉयटेशन करना, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना है ना। एडवर्टाइजमेंट में आपको चीज़ों को अच्छा बताया जाता है जबकि वो बेकार चीज़ें होती है, और अच्छा बता के उनको बेच दिया जाता है। फिर अधिक दाम वसूलना है ना, हाई कॉस्ट पे वस्तुओं को सेल करना, ऑब्जेक्ट को है ना। तो ये सारे एक्सप्लॉयटेशन के तरीके हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इसे। हालांकि एडल्ट्रेट प्रोडक्ट्स एंड सबस्टैंडर्ड सर्विसेज, ये देखिए सबस्टैंडर्ड सर्विसेज। ठीक है, एक्सप्लेन मैं हिंदी में भी कर चुका हूँ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया। वाई डिड गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले हिंदी में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, चलिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से स्टार्ट किया था, है ना। क्यों किया था दोस्तों, तो एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के न्याय के लिए, दूसरा रोलेट एक्ट जैसे जो दमनकारी कानून थे, है ना, गरीबों को दबाने के लिए, उनके विरोध में, प्लस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, और जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध था
उनके बाद बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं के विरोध में शुरू किया था। ठीक है, तो 3-4 कारण थे दोस्तों इनके, जो कि सारे बता चुका हूँ मैं आंसर में। चलिए आप दोस्तों साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर किसने स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था दोस्तों। ओके, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। ठीक, ये याद रखिएगा आप 1990 में। इसके बाद रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो ये भी दोस्तों 1990 में हुआ था। इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो किया था दोस्तों अली बंधु ने। ठीक है, अली बंधु जो थे, 2 भाई थे, अली बंधु नाम था उनका, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों आपका कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1914 में। ठीक है, 1914 में। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन का समर्थन, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग का विरोध, इन सब के विरोध में जो है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बढ़ती हुई आर्थिक समस्या हुई, मतलब पैसे की तंगी आ गई थी, है ना, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो अहिंसक तरीके से, मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा को अपनाते हुए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके, मतलब अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना, है ना, अंग्रेज सरकार का सहयोग न करके 1 साल के भीतर यानी 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करना, मतलब अ, अंग्रेजी शासन को खत्म करना था। ठीक है, अंग्रेज शासन मतलब अंग्रेजों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था कि भाई हम इनका सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो छात्र थे, है ना, उन्होंने भारतीय छात्र जो थे उन्होंने अंग्रेजी कॉलेजों में जाने से मना कर दिया, जाना बंद कर दिया। जो प्रोफेसर वगैरह वगैरह थे उन्होंने कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, है ना, अपना काम छोड़ दिया। जो वकील थे उन्होंने अदालतों में जाना बंद कर दिया। तो ऐसे करके उन्होंने, और अंग्रेजी माल को खरीदना बंद कर दिया। ऐसे करके दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों का असहयोग किया। ठीक है, इस आंदोलन में सरकारी उपाधियों को लौटाना, ये देखिए सरकारी उपाधियाँ जितनी भी थी उन सभी को लौटा दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया गया, अदालतों को छोड़ दिया गया, और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया दोस्तों। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों, बहिष्कार का क्या अर्थ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यही बहिष्कार का अर्थ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है भारतीय छात्रों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया था, है ना, मतलब त्याग दिया था। और भारतीयों ने सरकारी उपाधियों को त्याग दिया, अदालतों में वकीलों ने जो है अदालतों को त्याग दिया, और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, है ना। इन सभी वस्तुओं को त्यागना ही बहिष्कार कहा गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कब क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने। कब स्टार्ट किया था, 1 अगस्त 1920 को। मेनली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट किया गया था दोस्तों, 3-4 कारण है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। जलियांवाला बाग, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक, फिर रिप्रेसेसिव लॉ सच एज द रोलेट एक्ट, दोस्तों रोलेट एक्ट कब हुआ था, ये भी 1990 में आया था। और रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आ सकता है आपके लिए। तो ये था कि अंग्रेजी शासन ने जो है भारतीयों के लिए एक कड़ा कानून बनाया था कि बिना वारंट के किसी भी भारतीय को जो है पकड़कर जेल में डाला जा सकता था, वो भी अनिश्चित समय के लिए, बिना वारंट के। जबकि नियम यह है कि पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इस नियम के तहत किसी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को पकड़कर अनिश्चित समय के लिए जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों खिलाफत मूवमेंट। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, मेचर में बहुत बार आया हुआ है, तो अली ब्रदर्स। ओके, याद रखिएगा। एंड द ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था दोस्तों, 1914 में। ठीक है, इट्स पर्पस वाज टू अचीव स्वराज, इन सब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, स्वराज के प्राप्त करना। ठीक, विद इन अ ईयर बाय नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना, है ना, और इस तरह से स्वराज को अचीव करना था। इन अ नॉन वायलेंट मैनर, द मूवमेंट इन्वॉल्व रिटर्निंग गवर्नमेंट टाइटल जितने भी थे उनको रिटर्न कर दिया गया। बाइकआउटिंग स्कूल को बाइकआउट किया गया, कॉलेज को बाइकआउट किया गया, कोर्ट्स को बाइकआउट किया गया, और फॉरेन गुड्स जितने भी थी यानी विदेशी वस्तुओं को भी त्याग दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका बॉयकॉट जो है ये पूछा जा सकता है। आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं।
देख सकते हैं हम, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इनके कार्य लिखने हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं, राइट देयर फंक्शंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, इसका आंसर है समान विचारधारा वाले लोगों का ऐसा संगठित समूह, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें समान विचारधारा वाले लोग रहते हैं, जिनकी सोच एक जैसी होती है, जो चुनाव लड़ने और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों, सत्ता हासिल करना। और किस तरीके से, तो लोकतांत्रिक तरीके से, है ना, मतलब जनता के माध्यम से सत्ता हासिल करना और मिलकर कार्य करता है, इसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप साथ साथ। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, है ना, एक जैसी मानसिकता वाले लोग होते हैं, यानी विचारधारा वाले लोग होते हैं। हु वर्क टुगेदर, जो कि टुगेदर मतलब साथ में मिलकर कार्य करते हैं। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड गेन पावर इन डेमोक्रेटिक वे, जो कि इन ये चुनाव में डेमोक्रेटिक तरीके से यानी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, गेन पावर, है ना, पावर को गेन करना चाहते हैं। इस कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी, इसी को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं दोस्तों। चलिए इनके कार्य देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं, एक एक साथ साथ इंग्लिश में भी है। चलिए देखिए, फर्स्ट कार्य इनका चुनाव लड़ना। तो इसमें क्या होता है कि दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, फिर बीजेपी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा होता है। तो ये सारे राजनीतिक दल जो है अपने उम्मीदवार जो भी होते हैं उनको चुनाव में खड़ा करते हैं और सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं, यानी सरकार में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट टू रन इन इलेक्शन एंड अटेम्प्ट द गेन पावर। ठीक है, अटेम्प्ट टू गेन पावर, पावर गेन करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, फिर है नीतियाँ निर्धारण करना, सेकंड पॉइंट आपका देख सकते हैं, नीतियाँ निर्धारित करना। तो समाज के विभिन्न वर्गों की राय लेकर नीतियाँ और कार्यक्रम तय करते हैं। समाज के लोगों की राय लेते हैं और आगे क्या योजना बनानी है। जैसे आपने देखा होगा चुनाव से पहले लोग एक पर्चा बांटते हैं, है ना, राजनीतिक दल वाले। तो वो अपनी घोषणाएं करते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम ये योजना लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो ये सारे कार्यक्रम वगैरह तय करते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं। तो मेकिंग पॉलिसीज, ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं। दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बाय कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन से जो है ये ओपिनियन लेते हैं और प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं दोस्तों इनका। अगला है दोस्तों जनमत तैयार करना, है ना। जनमत यानी लोगों का जो सपोर्ट है ना, उसी को जनमत कहते हैं, वो तैयार करना। तो प्रमुख मुद्दों को उठाकर जनता की राय यानी जनमत में समर्थन जुटाते हैं। ठीक है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को अचीव करना या शेप देना। तो दे राइज इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाते हैं एंड garner support for their views among the public opinion। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई घटना हो जाती है ना। तो मान लीजिए रूल्ड यानी पावर में है बीजेपी की पार्टी है। ठीक है, तो जो अपोजिशन वाले होते हैं, है ना, ये लोग क्या करेंगे, कोई घटना हो गई तो उसके अगेंस्ट जो है लोगों के साथ देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो इसी को बोलते हैं जनमत तैयार करना, सपोर्ट में लेना, पब्लिक को अपने सपोर्ट में लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सरकार बनाना। तो सरकार बनाने में क्या है, चुनाव जीतने के बाद बहुमत का जो भी दल होता है वो सरकार बनाता है। बहुमत मैं बता चुका हूँ, मेजोरिटी यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को बहुमत कहते हैं ना, ज़्यादा वोट मिलना। फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन द पार्टी विद द मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। जो मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है यानी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा विपक्ष की भूमिका, इसको भी देख लेते हैं। विपक्ष की भूमिका में क्या होगा, जो दल हार जाते हैं वे विपक्ष दल के रूप में सरकार के कामकाज पर नज़र रखते हैं। दोस्तों जो भी पार्टी हार जाती है वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। अब विपक्ष क्या करती है, मान लीजिए सरकार कोई भी काम कर रही है, उसमें कुछ गलती कर दी या कुछ कमी रख दी, तो विपक्ष की सरकार जो है उस पर नज़र रखती है और उनसे सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको विपक्ष की भूमिका कहते हैं, इन्हें अपोजिशन कहते हैं दोस्तों। तो रोल ऑफ द अपोजिशन, द पार्टीज दैट लॉस द इलेक्शन एक्ट एज द पोजिशन एंड कीप अ चेक ऑन गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग। गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है दोस्तों उनको जो है चेक करती रहती है, मतलब उन पर निगाह बना के रखती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, जो कि सोशल साइंस के 5 क्वेश्चन हम इसमें लेके आए थे दोस्तों। चलिए वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।